नमस्कार। ये डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। उच्च गति अभ्यास खंड 3 से डिक्टेशन है। प्रतिलेखन संख्या इसमें 17, 18, 19 रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान से लिखना है। दोस्तों, अगर आपके वीडियो में ऐड आता है तो आपको स्किप नहीं करना है, ऐड पूरा देखना है। हो सके तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं ऐड में। ठीक है, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से, या मैं कहूँ कि विश्व के किसी भी भाग के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ है कि 2, 4, 6 महीनों में ही लोग इससे आश्चर्यजनक आशा बांधने लगे हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि 30-40 वर्ष से यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके परिणाम आए कि नहीं आए। आज अगर एक ज़िले को साक्षर बनाने के लिए हम 65 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 65 लाख रुपए देते हैं या 70 लाख रुपए देते हैं, तो उसी राशि से इतना बड़ा सवाल उठने लगता है कि इस पैसे का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। लोग गांव-गांव में पूछने लगते हैं, जबकि एक ज़िले के किसी औसत विकास खंड में भी अब 5-7 करोड़ से कम राशि विकास के लिए खर्च नहीं होती है। पर इनके बारे में कभी प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए सड़क के लिए आया तो कहाँ गया, या यहाँ पर कुआं खोदने के लिए पैसा आया तो वह कहाँ गया, या यहाँ पर स्कूल भवन नहीं बना है, या स्कूलों में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। वहाँ किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के प्रश्न कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही न उठाए गए हों, तो मैं सोचता हूँ कि यह कार्यक्रमों की मजबूती है। इसकी पारदर्शिता अगर कहीं अपारदर्शिता हो जाए, दिखने न लगे, कहीं ऐसे छिपकर गली कूचों में भी हम हैं। हमारे साक्षरता कर्मी हैं, उनकी आवाज़ सब जगह पहुंच रही है और आपसे हमारा अनुरोध है कि उन गली कूचों में जो काम हो रहा है उस आवाज़ को आप और ज़्यादा फैलाएं, उसको राजमार्गों से दूसरी सब जगह ले जाएं। इसके लिए ही हम प्रचार माध्यम का समर्थन चाहते हैं। एक और चीज़ है जो मैं प्रसार माध्यमों के संबंध में कहना चाहता हूँ। वैसे हमारे समय में अब प्रसार माध्यमों के प्रसार प्रचार से हर कोई चमत्कृत है, हर कोई भौचक्का रह जाता है कि यह क्या हो रहा है और कैसा होने जा रहा है। दिन प्रतिदिन वह माध्यम जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे जहाँ चकाचौंध है, कुछ लोग सहमते भी हैं, डरते भी हैं, ये कहाँ ले जाएंगे। महोदय, एक और जहाँ पर इतनी कर्णभेदी आवाज़ें हैं, आकाशभेदी आवाज़ें हैं, मर्मभेदी आवाज़ें हैं, दूसरी ओर जहाँ आदमी का दुख, दर्द, तकलीफ़ छिपती जा रही है, उसको कहीं प्रकट करने की गुंजाइश हो रही है, वह भी समाप्त होती जा रही है। हम जहाँ पर भी साक्षरता कार्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ पर जो नव साक्षर हैं, जो लोग सीख रहे हैं, हमारी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें एक नई वाणी मिल रही है। वे नए तरीके से मुखर हो रहे हैं, नए तरीके से अपनी बातें कहने के लिए तैयार हो रहे हैं। वे मुखर नहीं हो रहे हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा धीरज से सुनाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह भी लगेगा कि उनमें से कुछ लोग गुनगुना भी रहे हैं। अगर आप थोड़ा और धीरज से देखेंगे तो शायद आपको यह लगेगा कि बुलंद रूप से कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसार
माध्यम इन इशारों को पकड़ सकता है? क्या वह उनको हमारी बातों को बुलंदी और व्यापक पहुंच दे सकता है कि नहीं? अभी जो प्रसार माध्यमों के कारण लोग दुर्बल महसूस कर रहे हैं, लोग और पीछे हटते चले जा रहे हैं, वहीं इन माध्यमों के द्वारा लोगों को एक मौका मिल सकता है कि वे सही परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह सकें, हावी हो सकें, अपने जीवन के स्वयं मालिक हो सकें। साक्षरता का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अधीन कई हिस्सों में जाने का मौका मिला है। कल मैं आरा जिले के कुछ गांवों में गया था। वहां पर भी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है ऐसा नहीं, पर ऐसे अद्भुत लोग, बच्चे, महिलाएं, जिनके साथ देर तक हम बातचीत करते रहे, अलग अलग ग्रुपों में, जैसे आपके नज़दीक में हो रहा है। आप लोग अगर देखें तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। जैसा कि मुझे वहाँ बताया गया कि 2 दिन का उन्होंने कार्यक्रम रखा था साक्षरता का सर्वेक्षण करने का। वे जब पूरे ज़िले में साक्षरता का सर्वेक्षण कर रहे थे, उस समय कुछ हिस्सों में बाढ़ आई हुई थी। वहाँ यह कार्यक्रम नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य बाढ़ उतर जाने के बाद में ठीक से पूरा कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख बोलने का अवसर मिला है जिनमें अनेक भारत संबंधी विशेषज्ञ हैं। मैं अपनी बात एक ही विषय तक सीमित रखूंगी। भारत में लोकतंत्र हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगता था कि स्वाधीनता अपने आप में पूर्ण लक्ष्य होगी, लेकिन जब हमने उसे प्राप्त कर लिया तो हमें अनुभव हुआ कि प्रत्येक पूर्ति एक आरंभ हुआ करती है। हमारे लिए वह एक प्राचीन, जटिल और विशाल देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के महान प्रयोग का श्री गणेश था। भारत प्रगति की कहानी शेष विश्व के लिए महत्वहीन नहीं है। जो कहानी 100 करोड़ से अधिक लोगों की आशा आकांक्षाओं तक संघर्ष से संबंध रखती हो, वह अन्यथा हो भी कैसे सकती है। राजनैतिक सिद्धांतवादियों ने जो हर चीज़ पर सफाई के साथ ठप्पा लगाने के अभ्यस्त होते हैं, प्रायः यह कहा है कि भारत में लोकतंत्र की खोज का प्रयास मृग तृष्णा सिद्ध होगा। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र केवल 2 दलों की प्रणाली का ही परिणाम हो सकता है, जिसका संचालन एक विशिष्ट ढंग से शिक्षा पाए हुए लोगों के हाथ में हो। शायद एक पीढ़ी पहले पश्चिम के पढ़े लिखे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि औपनिवेशिक शासन वाले देश अभी स्वतंत्रता पाने के लिए परिपक्व नहीं हैं। वैसे ही फिर कहा गया है कि एशिया और अफ्रीका के अविकसित समाज लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हैं और वहाँ व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब किसी रूप में तानाशाही स्थापित हो, या कम से कम नियंत्रित या निर्देशित लोकतंत्र हो। पर स्वतंत्रता निर्देशित नहीं हो सकती, तो क्या लोकतंत्र निर्देशित हो सकता है? शायद ये प्रश्न असंगत हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग प्रतिक्रिया और स्वतंत्र के विरुद्ध प्रहार को छुपाने के लिए किया गया, लेकिन हमने लोकतंत्र को बहुत गंभीरता से लिया। हमारे लिए उसका अभिप्राय था सभी लोगों को प्रत्येक स्तर पर सरकार के संचालन में भागीदार होने का समान अधिकार।
राजनैतिक संस्थाओं का चुनाव करने के मामले में निर्णायक तत्व हमेशा पिछला अनुभव ही नहीं हुआ करता, जनता के जीवन और दृष्टिकोण की बदलती हुई अवस्थाएं तथा उन लोगों की क्षमता भी निर्णायक होती है। राजनैतिक प्रक्रिया में अधिकांश लोगों को संलग्न करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान करते हैं। स्टॉप।